हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं सीटेट 2023 के सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के 60 क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विद अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना। और दूसरा ऑप्शन है कि 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। और चौथा ऑप्शन है कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने का दर सबसे अधिक है। ठीक है, दलित और जो आदिवासी लड़कियां हैं इनके द्वारा स्कूल छोड़ने का दर जो है वो सबसे अधिक है। तो पहला ऑप्शन है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। और तीसरा ऑप्शन है कि क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। और चौथा ऑप्शन है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स आपका वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है, इसलिए दलित और आदिवासी जो लड़कियां हैं उनके द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक हुई है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है कि पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। और तीसरा ऑप्शन है कि अतिथि देवो भव। और चौथा ऑप्शन है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ठीक है, कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है फ्रेंड, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन होगा जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। यही आपका विज्ञापन जो है वो सामाजिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। ठीक है, यानी कि आपको पहचान करना है ऐसे मुद्दे की कि जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला है आपका लैंगिक संवेदनशीलता। दूसरा है पीने का पानी। और तीसरा है हत्याएं। और चौथा ऑप्शन है भावनों को गिराना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मीडिया ने जो जिस पर शायद ही ध्यान दिया है। ठीक है, तो वो ऑप्शन जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पीने का पानी हो जाएगा। ठीक है, मीडिया जो है वो इसी पर बहुत कम ध्यान दिया है या फिर ध्यान नहीं दिया है, शायद ही ध्यान दिया है। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। यानी कि फ्रेंड, जो आपकी न्यायपालिका है उसके संदर्भ में क्या प्रावधान दिए गए हैं जो भिन्न है उसको पहचानना है। पहला ऑप्शन है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि शक्तियों का पृथक्करण। और चौथा है ऑप्शन कि एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यायपालिका के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें से जो सबसे भिन्न है वो आपके कौन से हैं, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, यही आपके न्यायपालिका के संदर्भ में जो आपके प्रावधान है ये सबसे भिन्न है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देशन यानी कि गाइडलाइन। ठीक है, भिन्न निम्नलिखित में से किसके बारे में है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश है वो निम्नलिखित में से किसके बारे में है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। दूसरा ऑप्शन है कि किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। और लास्ट आपका चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश, ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। यानी कि जो आपके सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 है, ठीक है, इनके मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय है निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। पहला ऑप्शन है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है। और चौथा ऑप्शन है कि समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना चाहिए या फिर आलोचना जो है वो शामिल करना चाहिए। और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ होगा कि जो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, अपना निर्णय दिया था वो जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी हवा पर अधिकार शामिल है। ठीक है, इसी पर उन्होंने निर्णय दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो वर्तमान के स्कूल है, ठीक है, इस पर आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। ठीक है, ये तीनों ही फ्रेंड्स आपके करेक्ट है, यानी कि जो चौथा होगा वही नॉट वाला होगा। चलिए देखते हैं क्या है। चौथा ऑप्शन है कि अधिगम केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले ही बताया है फ्रेंड, जहाँ पर केवल आ जाएगा वहीं आपका नॉट हो जाएगा, यानी कि जो गलत है वहीं आपका सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही ये गलत है। ठीक है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। यानी कि कोई भी आप नए कार्य को दे रहे हैं, ठीक है, उससे पहले जो शिक्षिका है अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो सकता है। अगला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कि आगामी आकलन, ठीक है, कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या फिर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है कि अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नए प्रकार का जब कोई कार्य देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका जो है, ठीक है, उसकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा क्या है। ठीक है, यानी कि क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से, ठीक है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। यानी कि फ्रेंड जो 8वीं कक्षा के 4 बच्चे हैं, ठीक है, वो व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया उनको। कार्य पूरा होने पर जो शिक्षक है निम्नलिखित टिप्पणियां की, तो इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकना, यानी कि बना सकता। और दूसरा ऑप्शन है कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है। चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे आपका पॉजिटिव आंसर है वो आपका सेकंड होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट, ठीक है, उपयोगी होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विषय आधारित कार्यों में, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यदि
उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, ये तो आपको होगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित, देखिए फ्रेंड जो पाठ्य सामग्री होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट करते समय, ठीक है। और चौथा आपसे आपका ऑप्शन है कि कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए, जो कि देखिए फ्रेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो विषय आधारित कार्य हैं, ठीक है, और कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, ठीक है। यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि, यानी कि फ्रेंड्स जो सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि पहला ऑप्शन है अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केएमआरसी बोर्ड, ठीक है, ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा, और दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है कि ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है, और चौथा ऑप्शन है कि उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, यानी कि पूछा गया है कि जो सामाजिक विज्ञान की किसी भी कक्षा में, ठीक है, ऐसा कौन सा तरीका है जो समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेंड्स सर्वेक्षण परियोजना, ठीक है। दूसरा है विषय पर समूह में चर्चा। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना, और चौथा है आपका कि निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फ्रेंड्स आप सर्वेक्षण परियोजना करेंगे, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि जो सार्वजनिक और खुले स्थान है वो तेजी से लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यहाँ पे एनपीई लिखा है, चलिए ठीक है कोई नहीं, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। यानी कि फ्रेंड जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 है वो एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने के लिए सुझाव दिया था, किसके लिए, ठीक है। पहला है ऑप्शन आपका विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, ठीक है, वो विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि फ्रेंड जो आपकी कक्षा 8वीं की जो छात्रा है, ठीक है, किसी भी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होती है तो वो उससे परेशान है, तो उसकी जो अध्यापिका है उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि एक पत्र यानी कि पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि विषय से संबंधित पुस्तकों लेखों
तथा वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसमें सबसे अधिक जो उपयुक्त होगा वो आपका देखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि जो विषय है उससे संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजें, ठीक है? खोजें यानी कि अन्वेषण करें आप, ठीक है? खोजें और उनके बीच एक सी समानताएँ ढूँढें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका चार्ट, दूसरा है कहानी बोर्ड, तीसरा है घटनाक्रम और चौथा है आपका ग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहानी बोर्ड, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्यपुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका कहानी बोर्ड हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री है उसको, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंध रखना चाहिए। दूसरा है कि सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने की बात की गई है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। चौथा आपका देखिए केवल सामाजिक है, ये तो पहले ही आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा कि जो सामग्री है पाठ्य सामग्री उसको सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने, ठीक है, एकत्र करना। आप अगर खोज करेंगे तभी आप एकत्र कर पाएंगे, ठीक है? प्रश्न पूछने के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य रखना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या होगा? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक है उसको सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं, विशेषतः भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। और दूसरा है कि क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। और तीसरा ऑप्शन है कि पाठ्यपुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। और चौथा है फ्रेंड्स कि स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना यानी कि होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ होगा कि जो पाठ्यपुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, बिल्कुल सही। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कि ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है आपका कि टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। चौथा है कि प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो स्कूल है इन्हें क्या करना चाहिए, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स पहला ही होगा कि जो अध्यापक उनको केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका पहला ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट वही करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि
राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो वो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके। आंदोलन करना फ्रेंड्स आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थी को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जाना चाहिए। याद करवाना तो पहला ही निगेटिव, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बचता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे, ठीक है। आपके देखिए फ्रेंड जो एनसीएफ 2005 है वो प्रस्तावित करती है कि भूगोल जो है उसे पढ़ाया जाए, जिससे पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है कि पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जाए। देखिए आलोचनात्मक समझ जहां आता है फ्रेंड्स वो आपका पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। तीसरा है कि भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके। और चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके, जो कि बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड होगा कि पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति है और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, ठीक है। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए कौन यानी कि किसको अपनाना चाहिए। तो पहला देखिए आपका क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को, देखिए पहला ही हमें पॉजिटिव आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक भी है और रचनात्मक भी है, ठीक है। ये दोनों ही आपकी पॉजिटिव आंसर माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री शामिल हो, बिल्कुल नहीं जी। तीसरा ऑप्शन है कि ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक याद रखना, देखिए पहले ही नेगेटिव होता है, ठीक है। चौथा है कि मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करना, ये भी आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमको फटाफट से अपने 60 क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं आज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा होती है उसमें शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। पहला है आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना। और दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों के विचारों पर सोचने के योग्य बनाना। तीसरा है आपका कि योग्य निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना। चौथा है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थी की सहायता करना, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्वतंत्र सोच होने तक यानी कि जो स्वतंत्र सोच है निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, ये आपके सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता है खाली स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप किसी सूचना को यानी किसी भी चीज़ों को जब छोटे छोटे भागों में आप बांटकर अलग कर देंगे, ठीक है, अंत तथा पूर्ण संबंध में स्थापित करेंगे, तो वहाँ पर आपका विश्लेषित करना हो जाता है, यानी कि विश्लेषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों आपका तो हो ही नहीं सकता, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहें।
और दूसरा ऑप्शन है कि नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें। तीसरा ऑप्शन है कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजनाएं बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। चौथा है कि मूल विषय में प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, कि जो कक्षा की गतिविधि है, ठीक है, और जो संक्रमण काल है, ठीक है, इसके लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रेरक अधिगम, ठीक है, इंडक्टिव लर्निंग, ओके ओके, निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? यानी कि जो आपका प्रेरक अधिगम है वो किस उपागम के विपरीत है? पहला है निपुणता अधिगम, दूसरा संरचनात्मक प्रशिक्षण और तीसरा है आपका अनुरूपण यानी कि नकल करना, चौथा है आपका प्रतिपादक शिक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रेरक अधिगम होता है, ठीक है, वो किस उपागम के विपरीत है? तो वो आपके प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। पहला ऑप्शन है आपका चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थी के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके अध्यापक हैं, ठीक है, उनको विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यही आपका देखिए फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो आंध्र क्षेत्र में फ्रेंड्स वंदे मातरम आंदोलन है, ठीक है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? पहला है आपका सविनय अवज्ञा, दूसरा है खिलाफत, तीसरा है असहयोग और चौथा है आपका स्वदेशी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वदेशी नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ठीक है, जो आपके स्त्री पुरुष का तुलना है, इसका लेखन किसने किया था? पहला ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, दूसरा है रास सुंदरी देवी, तीसरा है पंडिता रमाबाई, चौथा है आपका बेगम रुकैया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, इसके जो लेखन है यानी कि जो लेखन है वो किसने किया है फ्रेंड्स? तो ये आपके ताराबाई शिंदे ने किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ठीक है, यानी कि जो 19वीं सदी में ईसाई मिशनरी थे वो भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहते थे? पहला ऑप्शन है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, चौथा है आपका कि संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए और चौथा है कि लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो 19वीं सदी में आपके ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा था। तो वो क्यों करना चाहा था फ्रेंड्स? यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कि ये होगा कि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ठीक है, 19वीं सदी में जो ब्रिटेन के औद्योगिकरण थे, ठीक है, उनके साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? पहला है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, दूसरा ऑप्शन है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, तीसरा है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख देश बन गया और चौथा है कि भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिक
औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो वो आपका भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, ठीक है, यही आपका परिवर्तन हुआ था। चलिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकेदारों, ठीक है, ताल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी। यानी कि जो भू राजस्व के ऐसे कौन से समझौते हुए थे, ठीक है, जिनमें राजाओं को ताल्लुकेदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी। पहला था आपका स्थायी समझौता, दूसरा है आपका पट्टादारी समझौता, तीसरा ऑप्शन है रैयतवारी समझौता और चौथा ऑप्शन है आपका महालवारी समझौता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका स्थायी समझौता होगा, ठीक है, यानी कि स्थायी समझौता के ही रूप में भू राजस्व के, ठीक है, समझौते में राजाओं को ताल्लुकेदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया, ठीक है, यानी कि जो बेगम हजरत महल है, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग में, ठीक है, विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? पहला ऑप्शन है फैजाबाद, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा कानपुर और चौथा ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लखनऊ से, ठीक है, यानी कि जो बेगम हजरत महल थे, ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग किया था लखनऊ नगर से सक्रिय भाग लेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1961 का अधिनियम, दूसरा है 1968 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1933 का अधिनियम और चौथा है आपका, सॉरी फ्रेंड्स 1800 है, मैंने हर में 19 पढ़ते जा रही हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट कराने के चक्कर में। चलिए यहाँ पर सॉरी, देखिए 1861 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1868 का अधिनियम और तीसरा है आपका 1833 का अधिनियम और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स 1858 का अधिनियम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके पूछा गया है कि किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था फ्रेंड्स, तो ये आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 1858 का अधिनियम होगा, ठीक है। इसी अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत जो भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे, ठीक है, जो मध्यकालीन असम में जो पाइक थे वो निम्नलिखित में से क्या थे? पहला ऑप्शन है पानी लाने वाले, दूसरा है अनिवार्य सेना के सदस्य, तीसरा है आपका बलात् मजदूर और चौथा है बागान में काम करने वाले मजदूर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मध्यकालीन असम में पाइक थे वो आपके क्या थे, वो बलात् मजदूर थे, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे, ठीक है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? पहला है आपके चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणों को ब्रह्य, ठीक है, ब्रह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव और तीसरा है चोल काल के प्रसिद्ध शहर और चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे फ्रेंड्स, तो वो आपके दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जो अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। इधर देखिए स्थान का नाम है, इधर वर्तमान राज्य, ठीक है। आपका देखिए क्या क्या है, चिरांद, कोल्हिड़ा और बुरझोम और हालोर, ठीक है। आपको देखिए फ्रेंड्स इसमें दिए गए हैं वर्तमान राज्य, आपको टिक करना है कौन कहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका चिरांद, ठीक है, आपको मिलाना है कि जो चिरांद है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके चिरांद है, ठीक है, वो आपके बिहार में है, ठीक। और जो देखिए फ्रेंड, वो जो आपके बी ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, कोल्हिंडा, ठीक है, कोल्डिहा, ठीक है, कोल्डिहा दिया है, ठीक है। तो कोल्डिहा देखिए फ्रेंड्स आपके कहाँ पर है, वो आपके उत्तर प्रदेश में ही है कोल्डिहा। ओके, तो ये आपके कहाँ पर हो गए, यहीं पर उत्तर प्रदेश में। और देखिए फ्रेंड, जो आपके बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज होम फ्रेंड्स कहाँ पर है, वो आपके कश्मीर में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हालूर बचता है, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला का हो गया चौथा, ठीक है, देखिए पहले ही यहाँ पर चौथा दे दिया है और दूसरे ऑप्शन का दूसरा ही होगा, तीसरे ऑप्शन का पहला और चौथे ऑप्शन का क्या है, थर्ड, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खाली स्थान बार नाम आया है। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम है वो कितनी बार आया है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा है लगभग 1000 और चौथा है 100। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके ऋग्वेद है इसमें गंगा और यमुना नदी के जो नाम है, ठीक है, वो आपके एक बार आए हुए हैं। ओके, आपका जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। पहला ऑप्शन है कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। दूसरा ऑप्शन है कि अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ठीक है, और चौथा है कि इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों के समर्थन प्राप्त था। ठीक है, व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसी कौन सी विशेषता है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। तो वो देखिए फ्रेंड्स, आपके थर्ड ऑप्शन में है कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यही आपकी विशेषता है जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये मत कहिएगा कि केवल है तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए आपके जो एसएसटी के क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। पहला ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स घासीदास, दूसरा है आपका ज्योतिबा फूले, तीसरा है श्री नारायण गुरु और चौथा है आपका हरिदास ठाकुर। तो देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये किसने कहा था, तो ये आपके ज्योतिबा फूले ने कहा था। ठीक है, इन्हीं का कथन है ये। चलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जो शाहजहां द्वारा दीवाने आम है, ठीक है, वो बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, दूसरा है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, चौथा है कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, तो वो आपका फ्रेंड्स देखिए पहला ही ऑप्शन सही होगा कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि जो प्रजा में संतोष है वो आपके बेहतर शासन में सहायता करता है। ठीक है, यही आपका उपयुक्त कथन है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में, ठीक है, उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन दिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। पहला है वे जिनके अपने घर थे, दूसरा है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, तीसरा है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, चौथा है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा। यही नहीं होते हैं, मतलब यानी कि यही सदस्य नहीं बन सकते वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भेजिका के विषय में सत्य नहीं है। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा नॉट वाले क्वेश्चन दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा ये घुमा फिरा क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भेजिका के विषय में सत्य नहीं है। पहला है राजा ने उसका, यानी कि पहला ऑप्शन है कि राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूर को लगाया करता था। तीसरा ऑप्शन है वह प्रायः
बड़ा भूस्वामी होता था, चौथा है उसको पद विरासत में मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कौन सा ग्राम भेजका के विषय में सत्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन कि राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ठीक है, मृदा का कौन सा गुण है जिसका निर्धारण जनक चट्टान करती है। पहला ऑप्शन है आपका मृदा का जमाव, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक गुण, या और आपका क्या है पारगम्यता एवं संरचना, और तीसरा है कि अपचय की दर और खाद मिट्टी, चौथा ऑप्शन है मृदा की मोटाई। तो देखिए फ्रेंड, जो मृदा के ऐसे कौन से गुण हैं जो निर्धारण, ठीक है, जिन यानी कि कौन से गुण का जो है कि निर्धारण जनक चट्टान करती है, तो वो आपके देखिए फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे वो आपका सेकंड हो जाएगा कि रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। ठीक है, यही आपका जनक चट्टान इसी गुण का निर्धारण करती है। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंड धरातल के निकट पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, ठीक है, उनको साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है विवृत खान खनन, दूसरा ऑप्शन है सिंटरन, तीसरा है उत्खनन, चौथा है निस्तापन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उत्खनन। ठीक है, खोद कर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं। यानी कि जो दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है। दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहीं पर प्राचीनतम चट्टानें हैं, ठीक है, स्थित है, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कच्चे माल होते हैं उनको अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयक क्रिया। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, जो अपैची और क्रो है वो निम्नलिखित में से क्या है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के म्यूजिक बैंड, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण पर वृत्त चित्र, और तीसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका के कबीले, चौथा ऑप्शन है कीनिया के घुमंतु यानी कि खाना बदोश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं, तो वो आपके फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। ठीक है, अपैची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको सनराइज उद्योग का फ्रेंड्स उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। तो देखिए फ्रेंड, जो सनराइज उद्योग का उदाहरण है वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो आपके सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यानी कि जो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ठीक है, किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, और चौथा है भारत की कश्मीर घाटी। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है वो आपके भूमध्य क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। ठीक है, कौन ऐसा है जो जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, दूसरा ऑप्शन है समुद्री धाराओं का क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, और चौथा है कम ज्वार का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है, तो वो आपके उच्च ज्वारीय क्षेत्र हैं जो आपके जहाजों के नौकायन में सहायता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो देखिए, अच्छा इसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर कहीं से मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, ठीक है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि
जंगली जानवर का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। दूसरा ऑप्शन है निर्वनीकरण, ठीक है, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तीसरा ऑप्शन है कि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए। और चौथा है कि मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, ठीक है, बिगड़ जाता है यदि आपका क्या ऑप्शन होगा कि यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, ठीक है, अगर न किया जाए तो पर्यावरण में जो संतुलन है वो नहीं बिगड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, कि यहाँ इससे तो आपका बिगड़ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा कि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तो जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नहीं यानी कि नॉट वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय यानी कि दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैया और व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। और चौथा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि कौन विकल्प पोषणीय यानी कि दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है फ्रेंड्स वो आपका प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यही आपका दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके शहर हैं दो एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः, ठीक है, 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। तो इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा। पहला है 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 30 मिनट का, 1 घंटे का। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम में स्थित हैं, ठीक है, तो दोनों शहरों में कितने समय का अंतर होगा। तो ये आपका फ्रेंड देखिए जो करेक्ट हो जाएगा वो आपके 2 घंटे के समय का अंतर होगा, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठीक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम। पहला ऑप्शन है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। दूसरा ऑप्शन है कि संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तीसरा ऑप्शन है कि निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। चौथा ऑप्शन है कि निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है वो आपका निर्धारित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्य, ठीक है, किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। ये आपको बताना है फ्रेंड कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्य यानी कि अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना है, तो ये आपका देखिए फ्रेंड्स जो आपके किसमें आते हैं, तो ये अस्पृश्यता का जो अंत है वो आपके अनुच्छेद 17 में आता है, ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, भारत में जो असमानता है उसका मुख्य कारण क्या है। जाति, लिंग, गरीबी, धर्म। तो देखिए फ्रेंड, जो भारत में असमानता का मुख्य कारण है वो आपकी गरीबी है, ठीक है, यदि आप गरीब हैं तो लोग आपसे एकदम ही दूरियां बना लेंगे, चाहे वो आपके कितने भी खास रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भारत में असमानता का मुख्य कारण है वो आपकी गरीबी है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। दूसरा है ऑप्शन कि न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा है कि संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आज के हम लोग अपने एसएसटी के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है।
देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार यानी कि संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। आपको बताना है कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है उसके अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है कि परिवार के केवल पुत्रों व पुरुष सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। और चौथा है कि केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है इसके अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सत्य है कि जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं और उनकी माताएं हैं, ठीक है, उनको परिवार में संपत्ति का बराबर हिस्सा होता है, ठीक है। तो यही आपके हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के हमने अपने एसएसटी के यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए और हमारे चैनल को फ्रेंड्स जो लोग अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आज आपका लास्ट डे है, ठीक है। आई होप सबकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अपना पेपर जो है अपने बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा, समझदारी से दीजिएगा, ठीक है, और ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम अपने अगली वीडियो में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद।